Hello guys, so in this video I am going to cover the remaining part of the group audit. Okay, तो सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेशन एज पर कंपनीज रूल. फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट, ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट ऑफ CFS, ऑडिटिंग द कंसिडरेशन. इसके बाद हमारा कंसिडरेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ CFS. इसके बाद था डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन CFS. इसमें हमने डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन CFS, क्या क्या चीज़ों का डिस्क्लोजर देना है ये हमने पढ़ लिया था. क्या क्या था? नेट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कम्प्रिहेंसिव इनकम. ठीक है, इन चीज़ों अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, इन तीन चीज़ों का हमें क्या होता है? डिस्क्लोजर देना होता है. नेट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कम्प्रिहेंसिव इनकम. अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ बोला डिस्क्लोजर नीड नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन CFS. ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका डिस्क्लोजर जो है वो CFS में देना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा ओनली दोज डिस्क्लोजर्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ नोट्स ऑफ CFS. सिर्फ वही डिस्क्लोजर जो है वो CFS के पार्ट बनेंगे. ठीक है, ओनली दोज डिस्क्लोजर्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ नोट्स ऑफ CFS विच आर रेलिवेंट एट ग्रुप लेवल. ठीक है, सिर्फ ग्रुप लेवल पे, मतलब CFS के लिए जो डिस्क्लोजर रेलिवेंट होंगे सिर्फ उन्हीं डिस्क्लोजर का हमें क्या करना होगा? तो जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होंगे सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन का हमें क्या देना होगा? डिस्क्लोजर देना होगा. ठीक है, फॉलोइंग गिवन in notes of separate financial statement of parent and subsidiary not to be included in CFS. कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हमारे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो होते हैं पेरेंट के और सब्सिडरी के, लेकिन उसको CFS में इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, पहला हो जाएगा सोर्सेज फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड. अगर पेरेंट या सब्सिडरी कंपनी अपने बोनस शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है, तो वो अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बताएगी कि वो उसका सोर्स ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स क्या है. ठीक है, लेकिन वो CFS में इस चीज़ को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ का डिस्क्लोजर देना नहीं ज़रूरी है. ठीक है, सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, ये आपको CFS में बताना ज़रूरी नहीं होता है. इसके बाद है डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर MSMED एक्ट. ठीक है, MSMED एक्ट के अंदर आप जो भी डिस्क्लोजर देते हो वो स्टैंडर्ड लेवल पे रिलेवेंट है, लेकिन CFS के लिए वो रिलेवेंट नहीं है. तो सबसे पहले हमारा बोनस शेयर्स हो जाएगा. दूसरा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एज पर द MSMED एक्ट. इसके बाद वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑन CIF बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में, कंपोनेंट एंड कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में. ठीक है, हम जो भी इंपोर्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑन CIF बेसिस. ठीक है, CIF बेसिस पर हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या इंपोर्ट करेंगे? कंपोनेंट को, रॉ मटेरियल को और कैपिटल गुड्स को. कंपोनेंट को, रॉ मटेरियल को और कैपिटल गुड्स को हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं होता है. उसके बाद वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट कंज्यूम. वैल्यू ऑफ देखो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हो रहा है वो रॉ मटेरियल है, स्पेयर पार्ट है और रॉ मटेरियल है, स्पेयर पार्ट है, कंपोनेंट है. जो कंपोनेंट हम यूज़ करें वो रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट और कंपोनेंट यूज. वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट कंज्यूम्ड हो जाएगा. एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी ऑन रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस. एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी, हम फॉरेन करेंसी में जो भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन का हमें डिस्क्लोजर एक्ट में भी देना है. किस सोर्स से बोनस शेयर्स इशू किया जाए ये बताना ज़रूरी नहीं होता है. MSMED एक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की उसको यहाँ पर डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता है. उसके बाद हमें बताया है कि अगर हम कोई वो CIF बेसिस पर जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू को बताना ज़रूरी नहीं. वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑन CIF बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट एंड कैपिटल गुड्स हो जाएगा. वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट एंड कंपोनेंट कंज्यूम्ड है. इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट कंज्यूम्ड, इसका वैल्यू, तो वैल्यू इम्पोर्ट के कंसर्न में दो चीज़ देखनी है. इम्पोर्ट में सबसे पहले हमें देखना है CIF बेसिस पर हम जो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं वो, और रॉ मटेरियल हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंपोनेंट बाहर से मंगवा रहे हैं, उन सब का जो वैल्यू है वो.
ठीक है। इसके बाद हमें देखना है एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी ऑन रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट एंड अदर मैटर। रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट एंड अदर मैटर। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी में हम जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर्स इन फॉरेन करेंसी फॉर रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट एंड अदर मैटर हो जाएगा। ठीक है, इन सब एक्सपेंडिचर हम फॉरेन करेंसी में जो भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं उसको भी हमें क्या करना, उसका भी हमें डिस्क्लोजर CFS में देना ज़रूरी नहीं होता है, स्टैंडर्ड लोन में देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, इम्पोर्ट के कंसर्न में दो पॉइंट MSMED एक्ट, बोनस शेयर्स, इसके बाद हमारा हो जाएगा फॉरेन करेंसी। उसके बाद हमें देखना है एक्सचेंज इन अर्निंग इन फॉरेन। देखो एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसीज जो रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट पे जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में उसका डिस्क्लोजर देना ज़रूरी नहीं होता है। अगर हमें फॉरेन करेंसी से कुछ अर्निंग होती है तो इसे स्टैंड अलोन बेसिस पर बताएंगे, लेकिन CFS में बताना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी ऑन रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट एंड अदर मैटर हो जाएगा। फिर अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज क्लासिफाइड अंडर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड अदर इनकम, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल अनयूटिलाइज्ड मनीज आउट ऑफ द इशू हो जाएगा। अर्निंग और इन फॉरेन एक्सचेंज, तो एक्सपेंडिचर इन फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज को हमें क्या करना होता है, डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमें देखना है डिस्क्लोजर ऑफ ऑल अनलिस्टेड मनीज आउट ऑफ द इशू हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल, जितने भी अनलिस्टेड हमने जो भी इशू किया उसमें से जो भी अनलिस्टेड मनीज होती हैं उन सब का भी डिस्क्लोजर हमको यहाँ पे देना होता है। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल अनलिस्टेड मनीज आउट ऑफ द इशू हो जाएगा। इसका यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेपरेटली क्लासीफाइंग ट्रेड हो जाएगा एंड अदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेपरेटली क्लासीफाइड, हम क्या कर रहे हैं, अलग से क्लासीफाई कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेपरेटली क्लासीफाइड ट्रेड एंड अदर इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रेड एंड अदर इन्वेस्टमेंट। फिर हमें देखना है डिविडेंड रेमिटेड ड्यूरिंग द ईयर इन फॉरेन करेंसी, जो भी डिविडेंड हम रेमिट कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर इन फॉरेन करेंसी में हम जो भी रेमिटेंस दे रहे हैं वो डिविडेंड भी हम यहाँ पे हमें एक्सपोज करना ज़रूरी नहीं होता है। तो क्या क्या ऐसे डिस्क्लोजर है जिसको CFS में डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर्स रिक्वायरमेंट और डिस्क्लोजर एज पर MSMED एक्ट, और वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल कॉम्पोनेंट, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑन CIF बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कॉम्पोनेंट एंड कैपिटल गुड्स। इसके बाद हमें देखना है एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी, अर्निंग इन फॉरेन करेंसीज। ठीक है, इसका डिस्क्लोजर ऑफ अनलिस्टेड मनीज आउट ऑफ द इशू हो जाएगा, डिस्क्लोजर ऑफ अनलिस्टेड मनीज आउट ऑफ द इशू। इसके बाद हमें देखना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेपरेटली क्लासीफाइंग ट्रेड एंड अदर इन्वेस्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का आपको क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। ठीक है, जो कि सेपरेटली क्लासीफाई किया जाता है ट्रेड एंड अदर इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, डिविडेंड रेमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी डिविडेंड दिया जा रहा है वो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो किसका डिस्क्लोजर नहीं देना है, याद रहेगा 9 पॉइंट है इसमें। या बोनस शेयर्स वर्ड को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, हम लिख लेते हैं एक जगह से। हमारे पास क्या क्या है, बोनस शेयर्स है, उसके बाद MSMED एक्ट है, उसके बाद हमें देखना है इम्पोर्ट ऑन CIF बेसिस, फिर हमारा हो जाएगा इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट हो जाएगा, रॉ मटेरियल का कंपोनेंट हो जाएगा। इसके बाद हमें कैपिटल गुड्स भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमें देखना होगा डिविडेंड, फिर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सपेंडिचर्स, फॉरेन इनकम। ठीक है, तो कितने पॉइंट अभी तक हुए हमारे, 1 2
3 4 5 6 7 7 हुए, 2 और बाकी है। अनलिस्टेड मनीज का डिस्क्लोजर, अनलिस्टेड मनीज, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 9वां हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर आएगा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग CFS। तो हम मैनेजमेंट से किन किन चीज़ों का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि हमें मैनेजमेंट से क्या करना है, किन किन चीज़ों का रिपोर्टिंग वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है। सबसे पहले ऑडिटर ऑफ CFS should obtain written representation from parent management on the following matter। written representation किन किन चीज़ों पे लेगा। सबसे पहले तो पेरेंट से लेगा इस बात का कि उसने जो भी CFS बनाया है वो एज पर एप्लीकेबल FRF बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, component included in completeness of component included in CFS अंदर जो भी कंपोनेंट इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, CFS के अंदर जो भी कंपोनेंट इंक्लूड किए गए हैं उसकी कंप्लीटनेस है या नहीं है रिपोर्टेबल सेगमेंट के कंसर्न में, ठीक है। कंप्लीटनेस के कंसर्न, कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट, फिर रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज, फिर एप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ पेरेंट एंड करेंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है appropriateness and completeness। सॉरी एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो वीडियो बनाते समय थोड़ी नींद आ रही है मुझे, बट आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट कर रही है, ठीक है। तो किन किन चीज़ों का हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है, हमें किन किन चीज़ों का रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट देखेंगे, कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट, कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट। उसके बाद हम देखेंगे रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड पार्टी, फिर सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग के बाद हमको क्या देखना होता है, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। रिपोर्टिंग व्हेन पार्टनर्स ऑडिटर इज ऑल्सो ऑडिटर ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट। जो पेरेंट का ऑडिटर है वो सारे के सारे कंपोनेंट का ऑडिटर भी अगर होगा, ठीक है, तो ऑडिटर किस तरीके से रिपोर्टिंग करेगा। ऑडिटर शुड रिपोर्ट बाय द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ CFS एज लेड डाउन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन फॉलोड। सबसे पहले वही देखेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से CFS बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिपार्चर और डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग पॉलिसी ऑडिटर शुड टेक एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। इन ऑडिट अगर कोई डिपार्चर या डेविएशन हो रहा है तो उसके कंसर्न में एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना चाहिए इन ऑडिट रिपोर्ट सो दैट यूजर्स ऑफ CFS आर अवेयर ऑफ सच डेविएशन। फिर ऑडिटर शुड इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट इशू करना चाहिए। ऑडिटर शुड इशू ऑडिट रिपोर्ट expressing opinion whether CFS give a true and fair view of state of affair of group as on balance sheet date। फिर हमें ऑडिटर शुड इशू, ऑडिटर जो है वो इशू करेगा ऑडिट रिपोर्ट को जो कि एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ठीक है। ऑडिटर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। अगर कोई डेविएशन या डिपार्चर है तो उसे डिस्क्लोज करना है या किया गया है या नहीं किया गया, इस पर वो ओपिनियन देगा। फिर ऑडिटर जो है वो ये बताएगा
कि CFS जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिपोर्टिंग में यही काम हम करते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताना है, ठीक है। कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं और उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो उसका डेविएशन और डिपार्चर हो तो उसके बारे में भी हमें डिस्क्लोजर देना होता है। तो इन चीज़ों पर रिपोर्टिंग ऑडिटर करेगा। व्हेन पेरेंट्स ऑडिटर इज़ नॉट ऑडिटर ऑफ ऑल इट्स कॉम्पोनेंट। इसके ऊपर के 3 पॉइंट किस लिए थे, जब ऑडिटर और कॉम्पोनेंट का ऑडिटर सेम हो, ठीक है। जब सेम नहीं होगा तब क्या होगा, ऑडिटर ऑफ CFS शुड ऑल्सो कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ SS 600। ऑडिटर ऑफ CFS का जो ऑडिटर है वो SS 600 के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा, मतलब अदर ऑडिटर के काम को भी वो यूज़ करेगा। एज पर ऐसे 706 किसका एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है शायद। If auditor want to make reference to audit of other auditors report on CFS should disclose clearly and magnitude of portion of financial statement audited by other auditor by including other matter paragraph in report हो जाएगा, ठीक है। This may be laid down by standing aggregate rupees amount or percentage of total assets होगा। revenues and cash flow of component included in CFS not audited by parents auditor हो जाएगा। Such reference is not to be construed as a qualification of opinion but rather as indication of divided responsibility between auditor of parent and subsidiaries. When component auditor report on financial statement under accounting framework different from the parent, when component financial statement are prepared under different accounting framework, ठीक है। कंपोनेंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है वो डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। और parent management perform conversion of component audited financial statement from component framework to framework under which CFS are prepared. Conversion adjustment are required to be audited by principal auditor। तो इस केस में क्या होता है, कन्वर्जन एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं और वो प्रिंसिपल ऑडिटर को करना होता है, ठीक है। इसके अधिक कॉर्पोरेट में अल्टरनेटिव प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़। जो कॉम्पोनेंट जो है वो प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ करेंट पेरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से ही हमारा जो ये होता है कॉम्पोनेंट होता है वो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ CFS, प्रिंसिपल ऑडिटर शुड परफॉर्म नेसेसरी प्रोसीजर टू डिटरमाइन compliance of policies with GAAP applicable to the parent's financial statement. When component auditor report under auditing framework different than parent हो जाएगा। component financial statement should also be audited, ठीक है। तो component जो financial statement है उसकी ऑडिट की जानी चाहिए। CFS principal auditor should perform necessary procedure to determine compliance of policy with GAAP applicable to parent financial statement, ठीक है। component not audited, मान लो अगर component की ऑडिट ही न की गई हो तो क्या होगा। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द component इन CFS शुड बी ऑडिटेड, ठीक है। उसकी ऑडिट होनी चाहिए, जनरली तो होनी चाहिए। फिर इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर component रिमेन अनऑडिटेड, ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन CFS should consider unaudited component in evaluating the possible modification to his report on CFS. Evaluation of necessary because auditor is not able to SAE regarding such consolidated amount balances, ठीक है। यहाँ पे हमारा ग्रुप ऑडिट का चैप्टर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। इसमें एक टॉपिक बचा है हमारा परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट और करेंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, इसको आप एक बार रीड कर लेना, ओके बाय।